हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी मैं आप लोग को यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 में 100% कन्फर्म्ड है कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये समझ लो एक तरह से आपके लिए संजीवनी क्वेश्चंस है। कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये जो क्वेश्चंस अभी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आने ही आने हैं। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को मिस करेगा, सोच लो कि उसका बहुत कुछ छूटने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। मैं क्वेश्चन और आंसर्स आप लोग को दोनों ही समझाते जा रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में ये हर बार आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल्स लिखो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो वैसे रिएक्शंस जिनमें आयंस के बीच में एक्सचेंज होता है, दो कंपाउंड्स के आयंस के बीच में एक्सचेंज होता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, इसमें आयंस के बीच में एक्सचेंज हुआ। अब कैसे पता चला सर कि आयन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है? तो देखो, यहाँ पे जैसे Ba है और यहाँ पे SO4 है, तो Ba में प्लस होता है और SO4 में माइनस होता है। ठीक है, डबल इसमें माइनस होता है और इसमें डबल प्लस होता है। तो देखो, ये एक साथ आ गया BaSO4। इसी तरह से NaCl, Na में एक प्लस चार्ज होता है, Cl में एक माइनस चार्ज होता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो ये BaSO4 प्लस NaCl हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सेकेंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इन क्वेश्चंस को ना बिल्कुल छोड़ना मत, एकदम एग्जामिनेशंस में आना ही आना है। और साथ ही यहाँ पे लिखना है कि राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन गिवन केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, इनमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमें लिखने के लिए बोला गया है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होता हो, ऐसे इक्वेशंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाली जो रिएक्शन दी गई है, CuO को हाइड्रोजन के साथ अगर अगर हम ऐड करते हैं, मतलब रिएक्ट होता है, अगर कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर और वाटर, इस तरह से मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ये CuO से देखो यहाँ पे कॉपर आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या वो ऑक्सीजन हट गया। तो जब ऑक्सीजन हटता है यानी रिमूव होता है, तो उसमें क्या हम बोलते हैं कि रिडक्शन हुआ है। जब ऑक्सीजन हट जाए तो हम क्या कहते हैं? रिडक्शन हुआ है। और वाटर में देखो H2 में क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। और हमें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिखना था ना, तो याद रखना कि जो रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे रिडक्शन हुआ ना, तो रिडक्शन को इसको हम कहेंगे, यानी CuO कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 को कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करने के लिए बोला गया है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। इसी तरह से इंडो का मतलब होता है इंटर और थर्मिक का मतलब होता है हीट। इसमें क्या होता है? तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक्सोथर्मिक में और इंडोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होता है, यानी कि रिलीज होता है किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, और इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान। अब इसका एग्जांपल का बात करो तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लो। एक्सोथर्मिक में जो हीट है देखो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, यानी कि हीट अगर इस तरह से बाहर की ओर निकले तो समझ जाना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हीट अगर इधर की ओर रहे, यानी कि रिएक्टेंट साइड में रहे, तो समझ जाना है कि वहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन वो दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते ही हैं, एकदम रट लो। जैसे ऑरेंज या फिर लेमन है, इसमें साइट्रिक एसिड और एब्जॉर्बिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो और स्पिनैक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। एंड बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विनेगार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है। ओलिव ऑयल में ओलिक एसिड पाया जाता है और फैट्स में स्टीयरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से नेचुरल सोर्स में कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, ये सब सारा यहाँ दिया हुआ है। एकदम रट लो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे यहाँ से आपके।
अब देखो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई एलिमेंट टाइप में क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर हम ब्लू कलर्ड पाउडर कॉपर नाइट्रेट को, अगर हम जैसे जो कॉपर नाइट्रेट है ये ब्लू कलर्ड पाउडर है, ठीक है, इसको अगर हम हीट करते हैं किसी बॉइलिंग ट्यूब में, तो कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है, मिलता है हमें ऑक्सीजन, और एक ब्राउन गैस हमें एक्स मिलता है। तो इसकी हमें क्या है कि केमिकल इक्वेशन से लिख के दिखानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉपर 2 नाइट्रेट है, तो यहाँ पे हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। और हमें क्या क्या बोला गया था, तो एक हमें तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है, लिख लिए, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मिलता है, ये भी लिख लिए। अब हमें यहाँ पे ये पता करना था कि ये कौन सा गैस यहाँ पे निकल रहा है, तो यहाँ पे निकलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हम लोग का यहाँ पे निकल गया, जो एक्स था वो क्या था, जो एक्स यहाँ पे एलिमेंट हम लोग को बोला गया था निकालने के लिए, वो क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने दिखा दिया। इसमें हमें जो गैस बोला गया था, कौन सा गैस है, ये एक्स, तो हम लिख दिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अच्छा, इसमें ये भी पूछा गया है कि ये जो है किस तरह का रिएक्शन है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में एक ही है, और इधर में प्रोडक्ट साइड में 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर रहता है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में एक ही रहता है, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल्स। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसको हम काले कलर के बोतल्स में क्यों रखते हैं स्टोर करके। तो आंसर है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसको हम डार्क कलर्ड बोतल्स में इसलिए रखते हैं ताकि जो सनलाइट है वो उसको डिकम्पोज कर सकती है, ठीक है, मे भी डिकम्पोज कर सकती है इस वजह से। और इसका रिएक्शन भी हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते ही हैं, और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर जिंक ग्रैनुअल्स को लिखा गया इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स, मतलब जिंक ग्रैनुअल्स के जगह पे अगर हम सेम अमाउंट में जिंक डस्ट अगर हम रखते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होता है। तो आंसर यहाँ पे लिख दिया हमने कि अगर सेम अमाउंट में जिंक डस्ट अगर हम रखते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होता है, रिएक्शन विल बी कॉम्परेटिवली फास्टर, मतलब फास्टर होगा, तेज़ी से होगा, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व ग्रेटर स्पीड, और ज़्यादा स्पीड से जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि जिंक डस्ट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया, क्योंकि जो जिंक डस्ट होता है उसमें लार्जर बड़ा सरफेस एरिया होता है देन जिंक ग्रैनुअल्स के मुकाबले में। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंस्टीड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया आंसर में कि अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ गैस होता है वो इवॉल्व होता है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन। अगर हम जिंक के जगह पे कॉपर टर्निंग्स लेते हैं तो क्या होता है। तो विथ कॉपर टर्निंग्स हाइड्रोजन गैस विल नॉट इवॉल्व। जब हम कॉपर टर्निंग्स लेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। सो इट डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो इस वजह से वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे या फिर HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, और कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सबसे पहले जो कंपाउंड एक्स दिया गया है ये क्या होगा हमें बताना है, साथ ही साथ यहाँ पे ABC ये भी क्या होगा ये भी हमें फाइंड करना है। तो देखो ये जो कंपाउंड एक्स है इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन हमने करके दिखा दिया है, रिएक्शंस को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके NCERT एग्जाम्पलर में है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है, आपके एग्जामिनेशन में भी जरूर आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। इजी है बट आता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स को लिखिए। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, इसी को तो कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप देख सकते हो।
अब देखो इंडिकेटर, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में श्योर है बनेगा ही बनेगा। अब जैसे जो रेड इंडिकेटर होता है, मतलब कि लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एसिड के कांटेक्ट में सेम रेड ही रहता है, और बेस के कांटेक्ट में जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ब्लू लिटमस पेपर का बात करें तो वो रेड के कांटेक्ट में जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है, और बेस के कांटेक्ट में ब्लू का ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से टर्मरिक भी एक तरह का इंडिकेटर होता है, जो एसिड के कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर रेड कलर का हो जाता है। इसी तरह से अगर हम फेनोल्फेनिल का बात करें तो एसिड के कांटेक्ट में फेनोल्फेनिल में कोई चेंज नहीं होता है, कलरलेस होता है, और बेस के कांटेक्ट में उसका कलर पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का इंडिकेटर है, ये एसिड के कांटेक्ट में रेड होता है और बेस के कांटेक्ट में येलो होता है। और यहाँ पे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी दिखाया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में किसी भी वे में पूछा जा सकता है, तो इसको बस याद रखना। अब देखो यहाँ पे इन सब की प्रिपरेशन हमें एग्जामिनेशन में देने के लिए आ जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो वाशिंग सोडा का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है। और इन सब का जो फॉर्मूला है, जैसे कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, ये सब सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, पूछा ही जाएगा, एक ना एक फॉर्मूला आता ही है। अब जैसे यहाँ पे पूछ दिया गया है वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा आपको इसका प्रिपरेशन करके दिखाना है, और इसके 3 यूजेज भी लिखने हैं। तो देखो इसको हम समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में समझाया है, एसिड बेसिस और साल्ट्स में रिवीजन हमने ऑलरेडी करवा दिया है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। हमने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, पूरा चैप्टर एक बार आप समझ लो, केवल 20 मिनट में पूरा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स हमने समझा दिया है। अगर हम वॉशिंग सोडा का यूज़ का बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। साथ ही साथ इसका यूज़ किया जाता है सोडियम कंपाउंड्स को बनाने में, जैसे बोरेक्स को बनाने में। ठीक है, और इसको हार्डनेस के वाटर को रिमूव करने में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, और इसमें से फिर चूज़ करना है कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन कौन सा है। तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो वैसे ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ बेसेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो इसी को हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड करते हैं। यानी कि ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर फॉर्म करे, दैट इज़ कॉल्ड एम्फोथेरिक ऑक्साइड। इसमें से अगर बात किया जाए एम्फोथेरिक ऑक्साइड का, तो Al2O3 और ZNO ये दोनों आपका एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसको हम ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल भी कहते हैं ना, और ये है रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ से क्वेश्चन भी श्योर है, 100% कन्फर्म है कि आना ही आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो मेटल को, मतलब जो भी इम्प्योर मेटल होता है उसको प्योर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं रिफाइनिंग मेटल। अब इसमें दिया गया है कि नेम द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस। अब हमें यहाँ पे कोई भी एक मेथड बताना है जिससे कि जो इम्प्योर मेटल्स है उसको रिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो मेथड है एक हमने यहाँ पे इसका पूरा एक्टिविटी करके भी दिखा दिया है। जो मेथड है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ज़रिए हम प्योर मेटल बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं इसका पूरा प्रोसेस हमने मेटल और नॉन मेटल में समझाया हुआ है, देखना होगा तो वो वाली टॉपिक देख सकते हो। पूरा मेटल और नॉन मेटल निकाल के उस टॉपिक में चले जाना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, देख लो यहाँ पूरा आंसर यहाँ पे हमने दे दिया है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन पूछा गया है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किसको कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ दिस सल्फाइड्स ओर्स एंड वाई, इसमें से कौन सा सल्फाइड ओर्स होता है, क्यों है। तो देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ये भी हमने ऑलरेडी समझा रखा है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल में, अगर वो आप समझ लेते हो तो ये समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार मेटल और नॉन मेटल वाला जो चैप्टर हमने समझाया हुआ है उसको एक बार आप ज़रूर समझ लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे हमें सोप्स और डिटर्जेंट का जो क्लीनिजिंग
प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, किस तरह से सोप्स और डिटर्जेंट से जो भी कपड़ा वगैरह होता है वो साफ़ होता है। तो देखो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, पूरा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का भी पूरा समझा रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो वो भी अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है यहाँ पे हमने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, और IUPAC नेम ये भी हमने आप लोगों को पूरा करवा दिया है, पूरा समझा दिया है। सारी की लिंक डिस्क्रिप्शन पे हमने दे दी है, जाके एक बार ज़रूर देखना। आपको यहाँ पे जो भी चीज़ हमने समझाई, जो भी दिखाई, आपको वो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी उस चीज़ को समझा दिया है। और ये आपके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए चलो इतना ही। दूसरे वीडियोस में मैं आप लोग को जो बायोलॉजी के इसी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं तो वो समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।